हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे जो कल बैक पेपर हुआ है M2 का। कल मतलब 12 फरवरी को जो हुआ था। तो क्या है कि बैक के हिसाब से तो थोड़ा सा टफ पेपर था। और ये जब रेगुलर स्टूडेंट देखेंगे, रेगुलर स्टूडेंट का बहुत टाइम होता है 3 मंथ्स का, 90 डेज़ का, तो उनको लगेगा कि तो बहुत इजी है। लेकिन गुजरी जिस पे है वो समझ सकता है। इस पेपर की खास बात यह है कि कुछ क्वेश्चन तो M2 जैसे अलग आते हैं वो तो आए हैं। अचानक एक नज़र से देखने में ऐसा लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे रेंज में थे, जैसे कि ये हम मान के चल रहे थे कि लीनियर वाला ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन हमारी रेंज का था। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट का है, सॉल्व ई टू द पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई। ये भी हम एग्जैक्ट का थोड़ा बहुत मान के चल सकते हैं। और ये सी एफ पी आई का जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत देखा है, सी एफ पी आई का, मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि बैक के हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा ये, कि पास होने के लायक ही बस है ये पेपर। अगर सोचे कोई 40 या 50 लाए तो बहुत कम, बहुत कम, तो टाइम कम मिलता है ना। तो क्या है, वैसे ये क्वेश्चन है, जानते हैं हर स्टूडेंट, हर साल क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का पैटर्न में, लेकिन जनरली स्टूडेंट नहीं करते हैं क्योंकि इसका हमें बेसिक नहीं पता है कि कैसे क्या करना है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि अलग टाइप का हर साल आता है, लेकिन ये बनेगा नहीं, ऐसा मान के चलता हूँ मैं कि बैक के हिसाब से, मैं बार बार बात कर रहा हूँ बैक के हिसाब से, रेगुलर के हिसाब से तो कुछ भी कर सकता है। और हम एक बात मान के चल रहे थे कि ये जो है वेरिएशन पैरामीटर आता है, जो हमें लगता है कि आता है, और ये कम से कम आगे जाकर भले लेंदी हो जाए, लेकिन इसका सी एफ तो निकाल ही सकते हैं, हम इसका सी एफ निकाल सकते हैं। तो 3 मार्क्स तो हम इसका लेके चलते हैं कि 3 मार्क्स का ये सी एफ बन जाएगा, ठीक है। और 4 मार्क्स का पी आई, लेकिन ये 14 मार्क्स का था, तो हमें मान के चल रहे हैं कि कम से कम 4 मार्क्स का पी आई तो सी एफ बनेगा, और बाकी का हम 10 का हम पी आई बोलते थे। अब ये जो है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ये है थर्ड यूनिट का, क्योंकि पी और क्यू थर्ड यूनिट में आते हैं। तो उसमें होता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है, ए पावर ऑफ पी एंड क्यू आर वन इज कॉल्ड लीनियर। तो लीनियर का है, बड़े इसको देख के अचानक लगता है कि अरे ये तो ऐसा बन जाएगा, लीनियर हम करके आए हैं, लेकिन ये इस टाइप के पैटर्न क्वेश्चन हम करते नहीं है। ये अभी इसका सॉल्यूशन बताएंगे थोड़ी देर बाद इसका। तो ये भी हमारे लिए टफ था, देखने में लग रहा था कि हाँ सिंपल है। और ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 4 पेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आगे जाके लेंदी हो जाता है। तो हमें 4 पेट का जनरली स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, तो 4 पेट एक क्वेश्चन तो बनती है, तो कम से कम 3 मार्क्स तो हम मान के चलते हैं कि 4 पेट एक क्वेश्चन बना ही देंगे। और कम से कम 1 मार्क्स का ये ऑक्सिलरी इक्वेशन किसकी, लैग्रांज की हम बना देंगे इस टाइप से। और अब क्या है कि इसमें नंबर हमें दिए नहीं, 7 मार्क्स तो हम इसको मार्क के चलते ही हैं कि 7 मार्क्स का ये बनेगा। और थोड़ा बहुत ये स्टूडेंट से नहीं बना तो अलग बात है, ये तो 7 मार्क्स का बनेगा ही। अब हम देखें कि ये जो है फिफ्थ का ए, डी स्क्वायर प्लस 4d d माइनस 5d का स्क्वायर बाहर जेड और साइन 2x प्लस 3y ऐसा दिया हुआ है। ये थर्ड यूनिट में होते हैं डी और डी डैश वाले क्वेश्चन पार्शियल में। तो इसका भी सी एफ तो कम से कम बन ही जाएगा, जिसने पढ़ा होगा। तो सी एफ बन जाएगा तो कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। अब क्या है, इसने यहाँ उलझा दिया। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए थे, इस टाइप क्वेश्चन की एनालिटिक फंक्शन होता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी वाला, क्या लिखा, डिटरमाइन पी बोल दिया इसने, सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन है तो वो सी आर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हार्मोनिक करता है। तो सी आर कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि हेल्प से हम इसको निकालेंगे हम, लेकिन ये फिर भी ओवरऑल थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है ये। तो ये बैक के हिसाब से थोड़ा सा बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाए हो क्या है। लेकिन हम इसकी बात करें, हम ये जो क्वेश्चन है कि सो दैट u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई इज हार्मोनिक, यहाँ तक तो ठीक है। हार्मोनिक हार्मोनिक कंडीशन जनरल स्टूडेंट समझते हैं, जिसने फोर्थ में पढ़ी है कि डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन जो ये है ना, डिटरमाइन इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक, इसके लिए तो पूरा हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एनालिटिक फंक्शन, फिर जाके हम भी निकालेंगे। तो इसमें भी हमें मान के चल रहे हैं कि 3 मार्क्स का है ये, ठीक है। इतना 3 मार्क्स से बन जाएगा। हो सकता है मैं बैक के पढ़ने वाले की स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है उसे पूरा कर लिया हो, लेकिन मैं जो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। और ये जो है ना, फाइंड रेसिड्यू ऑफ जेड ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल क्यूब एट इट्स पोल, ये तो रेगुलर के हिसाब से बहुत इजी है ये, कि पोल 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल, सिंपल पोल, पोल ऑफ ऑर्डर
m, लेकिन बैक के हिसाब से फिर भी ये टफ है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला देखिए, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स क्यूब आई प्लस वाई क्यूब जे प्लस जेड क्यूब के ओवर द क्यूब, और ये इसकी लिमिट है एक्स की 0 से a, वाई की 0 से a और जेड की 0 से a। आजकल कुछ सालों से पिछले लगातार 3-4 बैक पेपर और रेगुलर पेपर में ग्रीन्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट जिसको मालूम है कि हाँ ये पिछले सालों में आएगा उसने किया होगा, नहीं तो ये तो थोड़ा लेंदी होता है, कम से कम 3 या 4 पेज में जाता है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये नहीं किया होगा, ठीक है। और किया होगा तो उसको तो पास होना है। लेकिन ये जो है ना, प्रूव दैट कर्ल आर की पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू 0, ये हम क्वेश्चन ये भी पिछले कई सालों से आ रहे हैं। डेल डेल जो है इस टाइप से, डेल फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सालों से आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये कर्ल के फॉर्म में क्वेश्चन आए नहीं हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर्ल तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भी हमारा आपको अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये नहीं कर पाए होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट। अब ये जो है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन, ये जो क्वेश्चन है ये बस सबसे छोटा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट कई बार इसलिए भी कंफ्यूज जाते हैं कि 7 मार्क्स में हम लिखें क्या, हम कहाँ से कहाँ तक खींचें। वो खींचने के चक्कर में कि एक पेज खींच दिया, 1.5 पेज खींच दिया, तो 2 लाइन में लिखना है सी आर कंडीशन क्या होती है और ये स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। तो इसी को बस मान के चल सकते हैं हम कि ये कम से कम डायरेक्ट लिख देंगे फार्मूला सी आर इक्वेशन का कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या होता है इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, हम समझाया अभी, और इसका फार्मूला भी दिया है किसका, स्टोक्स थ्योरम का। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सिंपल उसमें कर, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम तो सब करके आए होंगे, हमें मान के चलते हैं कि कम से कम स्टोक्स थ्योरम ही इजी पड़ता है, किसमें ग्रीन्स और गॉस डाइवर्जेंस कंपेयर में स्टोक्स इजी पड़ता है। तो ये हमारे हिसाब से तो जो है कम से कम 5 मार्क्स का जो है डायरेक्ट लिखने पर देगा ही। अब हम कोई 5 क्वेश्चन हम देख लें, अगर ये है 7, और इसको भी कर सकते थे हम 7 मार्क्स का, क्योंकि ये समझ में आता है एग्जैक्ट वाला। तो ये 14 और ये 14 और 18 हो गया, 18, और ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइप से इस 18 और 5 23, और बाकी कितने क्वेश्चन हो गए 1 2 समझ लीजिए 3 4 और 5, हम 6 7 ऑप्शन दिए हैं, तो 23 24 28 इसी उसमें कॉमन इतना आ रहा है, ठीक है ना। और क्या है कि बाकी तो किसी ने पढ़ लिया है, वो हो सकता है ये भी कर लिया हो। ये मैं बता रहा हूँ कि जो रेगुलर स्टूडेंट उसके लिए तो बहुत ईजी है, ये पोलर क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तो अब जो है हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन डिटेल में, ठीक है ना। और फिर भी इतना डिटेल में नहीं जा सकते हम, क्योंकि ये कहाँ से आया, इसे सी एफ पी आई का है, तो सी एफ के 3 केसेस होते हैं, पी आई के जो होते हैं 6 केसेस होते हैं। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ये कैसे सॉल्व हुआ, ये कैसे सॉल्व हुआ, और समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हमारे चैनल पर जाना पड़ेगा। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और इसको देखिए कि और डिटेल में कैसा क्या है, तो फिर इसके सॉल्यूशन अब हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दिया है, सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स यूजिंग लेबनीज लीनियर मेथड, मतलब लीनियर डिफरेंशिएशन का है ये। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हाँ मालूम है टी और डी टी, हमने क्या बताया था अपने वीडियो में, क्या बताया है कि 10 इनवर्स वाई क्या बनेगा टी, तो उसका डी टी क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हाँ दिमाग में है कि ये नीचे जाएगा। तो फिर इसके लिए देखिए क्या किया हमने कि जैसे ये दिया है तो हमारे दिमाग में क्या है कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि टी बनेगा तो दूसरा डी टी बनेगा, तो इसको हम नीचे ले गए यहाँ पर, तो ये डी वाई जो है इस साइड आ गया, तो अपने आप के साइड मुड़ रहा है, ये एक्स साइड मुड़ रहा है ये, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया ये 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इस साइड हम कौन सी टर्म ले जाएंगे, हम मालूम है ऊपर वाले को हम डिपेंडेंट बोलते हैं, नीचे वाले को इंडिपेंडेंट। राइट साइड जो होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब y की टर्म ही राइट साइड रह सकती है।
तो यहाँ तो x है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट ना x, तो ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि कौन सी टर्म ले जाएं आप, मतलब इस साइड रहता है जो नीचे फंक्शन है उसकी टर्म रहती है, ये हमने डिटेल में समझाया है वीडियो में अच्छे से, ठीक है। तो ये पहुंच जाएगा इस साइड, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये dx/dy प्लस 1/y इंटू एक्स लिख दिया, क्योंकि ये बनेगा p और ये बनेगा q, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये p हो गया, ये q हो गया, और इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इन x। तो इसका IF क्या होता है, IF होता है इंटीग्रेशन ऑफ p dy, p मतलब ये दिया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू IF और q इंटू IF रिस्पेक्ट कौन सा, dy, क्योंकि इंडिपेंडेंट इसका क्या है, dy है। इंडिपेंडेंट अगर x होता तो x कर देते हम, तो dy प्लस c, तो ये हो गया q हमारा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और IF e टू द पावर tan इनवर्स y और dy प्लस c, और IF यहाँ लिखा। तो जो हम बोल रहे थे स्टार्टिंग से कि हम tan इनवर्स y को क्या माना, t, तो ये t है तो इसका dt बैठा है, मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy का क्या होगा, dt, रख दिया, ये t हो गया, e टू द पावर t हो गया, और ये यहाँ पहुंचा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया dt, तो ये हो गया e और e की पावर t इंटू e की पावर t dt प्लस c। अब इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बना दिया, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का हमने फार्मूला समझाया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला कि इंटीग्रेशन मतलब t को उतारा, फिर e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन t का 1 हो गया, फिर e की पावर t का इंटीग्रेशन प्लस c, ऐसा आ गया। अब t को रिटर्न कर दिया हमने ऐसा। अब बहुत सारी, अब ये आंसर जो है e की पावर tan इनवर्स y खराब लग रहा है तो डिवाइड कर दिया किससे, e की पावर tan इनवर्स y से, तो यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, इस c अपॉन e की पावर tan इनवर्स y हो गया, तो ये ऊपर पहुंच गया तो माइनस tan इनवर्स y लिख दिया। इस तरीके से हमने कर दिया है ये। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू द पावर y sin x dy। हम इसको लीनियर, बर्नौली या वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करने से अच्छा है कि सीधा दिख रहा है कि m dx प्लस n dy का फॉर्म है, मतलब ये एग्जैक्ट वाले का फॉर्म है, ठीक है। तो m और n क्या होता है, dx के साथ लगा उसको m बोलते हैं, dy के साथ लगा उसको n बोलते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या बोला हमने कि ये जो क्वेश्चन दिया होता है m क्या होता है, dx के साथ लगा उसको m बोलते हैं, तो ये m हो गया, और dy के साथ लगा उसको n बोलते हैं, तो n कितना हो गया, e टू द पावर y sin x। अब हम m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है cos x, यानी कि cos x का sin x होता है, रिस्पेक्ट भी देखना है, तो कितना इसका होगा, e की पावर y का e की पावर y डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 का 0, बाकी ये इनटू में है इसलिए लगा रहेगा, तो मतलब टोटल आ गया e की पावर y cos x, और इसको करना x के रिस्पेक्ट में, x रिस्पेक्ट में करना है तो e की पावर y का तो कर नहीं पाएंगे, तो रिस्पेक्ट जो है x का है तो sin x का होगा, sin x का क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। ये हमने अपने वीडियो में बताया है, जब पार्शियल वाला जो वीडियो था कि किस रिस्पेक्ट में कैसे ध्यान रखते हैं वो हम सब समझाया है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने देखा एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है कि जब डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, मान लो ये फर्स्ट है तो हम बोलते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x, मतलब यहाँ n तो आएगा ये n, लेकिन वो टर्म आएंगे जो x ना हो, तो अगर x आ गया तो ये x आ गया sin x, तो यहाँ क्या कर दिया हमने 0, और यहाँ m तो लिखा हुआ है, m लिखा हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर y प्लस 1 तो कांस्टेंट है, सिर्फ किसका होगा, cos x का, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, और ये तो 0 था, इक्वल टू c, तो ऐसा हमने इसको निकाल लिया हमने, ठीक। अब सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 बाहर इंटू वाई है इक्वल टू cos 2x, ये CFPI का है, क्यों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, d का मतलब d बाई डी एक्स होता है, तो d बाई डी एक्स इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हायर ऑर्डर का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, तो CFPI का है। तो CF किसको बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन को CF बोलते हैं, राइट साइड के सॉल्यूशन को PI बोलते हैं। CF के 3 केसेस होते हैं, PI के 6 केसेस होते हैं।
अब यहाँ पर डिटेल में बता नहीं सकते, बस इतना डायरेक्ट बता दिया और जाके लिंक दे भेज दूंगा, तो आप इसके डिटेल देख लीजिएगा इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, जो y के साथ लगा उसके इक्वल टू 0 लेते हैं हम, राइट साइड कुछ भी हो, दिस इक्वल टू 0। अब हम क्या पुट करते हैं, जहाँ d है वहाँ m पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट हमने निकाले, रूट चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है या फैक्टर फार्मूला होता है या कैलकुलेटर। लेकिन कैलकुलेटर से एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट सेम रूट को निकालने को जानते नहीं कैसे निकालते, और इमेजनरी भी नहीं पहचान पाते कैसे निकालना है, तो इसलिए हमें अपने मेथड पे भरोसा रखना है। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, रूट 3 और 1, डिफरेंट रूट है, ये डिफरेंट रूट का CF होता है, क्या होता है C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर x। अब PI क्या होता है, ये जो दिया है फंक्शन ऑफ d 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, इसको उतारना है यहाँ पर, और यहाँ जो राइट साइड दिया है cos 2x। अब PI के होते हैं 6 केस, ये कौन से केस का है, ये सेकंड केस का है, साइन है cos। तो सेकंड केस में क्या बोलता है वो कि यहाँ a cos 2x cos ax, a की वैल्यू 2 मानी जाएगी, और पुट करते हैं जहाँ d है वहाँ -2 का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर नहीं है, -2 का स्क्वायर मतलब -4, और d में हम कुछ ही पुट नहीं करते हैं। तो अगर टर्म के फॉर्म में आ गया तो रेशनलाइज करते हैं, और अकेला d आ गया तो इंटीग्रेशन से काम चला लेते हैं। तो यहाँ देखिए जहाँ पर डी स्क्वायर है वहाँ क्या पुट करते हैं हम, -2 का स्क्वायर मतलब -4 हो गया, यहाँ रख दिया, ये -4, डी में तो रख नहीं सकते थे हम, और 3 तो कितना आ गया -4 प्लस -4d -1 cos 2x, ये टर्म आ गई। डी स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया हमने, रेशनलाइज किया हमने। फिर से इसको देखिए, ये जो है माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये कितना बचा 1 अपॉन 4d प्लस 1 cos 2t। अब इसका हुआ रेशनलाइज किसका, 1 अपॉन 4d प्लस 1 का, कैसे करेंगे 4d माइनस 1 cos 2x। तो नीचे कितना आ गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16d स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर ऐसा होगा। अब डी स्क्वायर आ गया तो फिर से डी स्क्वायर में क्या रख दिया -4, नीचे तो काम हो गया, डी स्क्वायर में क्या रख दिया -4, ठीक है। और ये आ गया नीचे 16 4 जा कितना होता है 64 -1 तो होगा 65, -65 से -1 कैंसिल हो गया। अब ऊपर d है, ऊपर कुछ करते नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर किया d ऑफ cos 2x, और इसके अंदर यहाँ किया इनटू, तो ऐसा आ गया ये। तो d का मतलब d बाई dx होता है, ठीक है। पर cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x, cos 2x का माइनस sin 2x इंटू 2, ऐसा होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और माइनस cos 2x है ये, और थोड़ा सा और सिंपल किया, ये हो गया -4 2 जा 8 अपॉन 65, अलग किया sin 2x, और ये हो गया 1 अपॉन 65 cos 2x। और कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI, ये CF था और इसका PI है, दोनों को ऐड करके हम लिख देते हैं। तो ये CF PI के सेकंड केस का है, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक। अब हमें सेकंड का बी देखते हैं। कुछ सालों से बेसल्स फंक्शन पे बेस्ड बहुत हर बार एक क्वेश्चन आता है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ भी पड़ता है। अगर डिटेल में ना पढ़ पाए बेस उसका, तो ये समझ में नहीं आता। पूरे M2 में जितना सिलेबस है, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी को ही लेंदी, मतलब लेंदी नहीं, टफ मानते हैं। लेंदी तो नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये बहुत सिंपल है, और मैंने इसको बहुत अच्छी डिटेल में समझाया हुआ है, इसकी वीडियो इसका देखिएगा। देखिए अभी तो इसको मैं डायरेक्ट इसी को समझा रहा हूँ, क्या है ये क्वेश्चन वो देखते हैं। देखिए क्या है कि ये प्रूव करना है कि j1/2x इक्वल टू √2 अपॉन पाई साइन x। तो सबसे पहले JNS से जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें बेसिस फंक्शन ये है, तो ये हमें याद रखना पड़ता है बेसिस फंक्शन, इसी की हेल्प से सब कुछ निकालते हैं। -1/2 3/2 5/2 कुछ भी वैल्यू होती है, इसी से हेल्प से निकलती है हमारी, क्योंकि टॉपिक ही नाम है बेसिस फंक्शन। तो हमने ये होता है r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और गामा बीटा गामा का गामा आ गया यहाँ पर, गामा n प्लस r प्लस 1, थोड़ा सा गामा के बारे में आगे बताऊंगा फिर मैं, और x की पावर 1/2 n प्लस 2r, ये होता है बेसिस फंक्शन। अब हमने क्या किया कि पावर में जो है n अलग कर दिया, x/2 की पावर n और x/2 की पावर 2r, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो कैसे बन जाएगा। अब हमने क्या किया, समेशन का मतलब क्या होता है कि r की वैल्यू 0 1 2 0 प्लस फिर 1 प्लस फिर 2 r में रखना है।
तो इसका कोई रोल नहीं है किसका, एन का, क्योंकि काम तो कर रहा है आर पे, तो इसको हमने साइड में लगा दिया हमने। अब क्या बचा, इसको छोड़ के बचा। अब आर इक्वल टू 0 रखा इसमें, तो ये आ गया 1 रखा, 1 1 1, तो यहाँ फैक्टोरियल 1, यहाँ गामा n प्लस 2 हो गया, ये हो गया ये स्क्वायर। फिर यहाँ रखा 3, आर इक्वल टू 0, फिर आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, तो 2 रखा तो माइनस 1 की पावर 2 अपन फैक्टोरियल 2, और गामा कितना n प्लस 2 प्लस 1 मतलब गामा n प्लस 3, और x बाई 2 की पावर 4 क्यों हो गया, तो 2 रखा, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है ना, इतना आ रहा है ये। अब देखिए अब क्या किया हमने, और अच्छे से लिखा है इसको, माइनस 1 की पावर 1 होता है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये साफ साफ लिखा गामा n प्लस 1, और x बाई 2 की पावर 0 मतलब 1, तो टोटल क्या बचा है यहाँ 1 अपॉन गामा n प्लस 1 माइनस, क्यों माइनस 1 की पावर 1 है तो माइनस आएगा, माइनस ये गामा n प्लस 2। यहाँ पर बीटा गामा के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि गामा n प्लस 1 होता है n गामा n, मतलब गामा डिब्बा प्लस 1 है तो डिब्बा गामा डिब्बा होता है, ठीक है। तो अगर n प्लस 2 है तो इसको हमने ऐसा लिख दिया है n प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो ये डिब्बा है तो डिब्बा मतलब n प्लस 1 और गामा n प्लस 1। इस तरीके से अगर n प्लस 3 होता तो n प्लस 1 फिर n प्लस 2 से निकाल लेते हम, ठीक है ना, ऐसा। तो ये क्या किया हमने इसका, ये देखिए इसको हमने लिख दिया गामा n प्लस 2 को n प्लस 1 इंटू गामा n प्लस 1, ऐसे इसको गामा n प्लस 3 को n प्लस 2 n प्लस 1 और गामा n प्लस 1, सब में गामा n प्लस 1 आ गया है, हम कॉमन निकालने जा रहे हैं। तो जब कॉमन निकाला तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1 अपॉन कितना आ गया, n प्लस 1 है, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पर जो गामा n प्लस निकाला है ये 2 इंटू n प्लस 2 n प्लस 1 एक्स की पावर 4 अपॉन इतना। अब हमें जो प्रूव करना है, यहाँ तो काम हो गया, अब क्या निकालना हमें, j 1/2, इसका मतलब n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें, n की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें 1/2, तो यहाँ 1/2 रखा, तो यहाँ 1/2 और जहाँ n है यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 रख दिया, ये देखिए, तो ये हो गया गामा 3/2 और यहाँ 3/2, यहाँ 5/2, 3/2 रख दिया सामने। तो अब ये हो गया गामा 3/2। अच्छा गामा 3/2 को लिखते हैं हम ये इसी फार्मूला में, गामा 3/2 है मतलब 1/2 प्लस 1, तो ये डिब्बा बन गया मतलब 1/2 गामा 1/2, तो 1/2 गामा हाफ पता क्या होता है, रूट पाई होता है, आगे जाकर हम रूट पाई कर लेंगे, ये बीटा गामा की प्रॉपर्टी होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये हो गया, ये ऐसा कर दिए, एक हो गया 3/2, तो 3/2 हमने 1/2 गामा हाफ, ये 1/2 का 2 पर पहुंच गया तो पाई। अब इसका मतलब यहाँ से थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ √2 है और इस 2 का मतलब √2 इंटू √2 हो गया, तो एक से बैलेंस करना था इसको, ये √2 है, √2 से कैंसिल, तो अब ये कितना आ गया, यहाँ √x, यहाँ √2, यहाँ √पाई, ठीक है। अब ये कितना आ गया, यहाँ कितना, अच्छा इस x देखो, अब साइन x की आंसर लाना है साइन के फॉर्म में, और ये होती साइन x की सीरीज, लेकिन यहाँ पर नहीं था, तो हमने क्या किया इसको, यहाँ क्या आ रहा है x, यहाँ पर और देखा जाए, यहाँ पर अच्छे सॉल्व किया इसको, काटने पीटने के बाद यहाँ x² बाय 2 से 1 2 कैंसिल, 3 2 6, ऐसे x की पावर 4 अपॉन कैंसिल करने के बाद 120 मतलब फैक्टोरियल 5 और यहाँ पर 6 मतलब फैक्टोरियल 3, इस टाइप से होगा। तो जो साइन का फार्मूला होता है वो x से स्टार्ट होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो यहाँ x कम पड़ रहा था एक, तो x का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया हमने, तो एक x को अंदर ले आए हम, बना दिया। अब बचा नीचे वाला x, तो उस x को हमने √x इंटू √x लिख दिया, इस x को, क्योंकि हमें इससे कैंसिल करना था, इससे कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा √2 ऊपर, नीचे √पाई √x, टोटल हो गया 2 अपॉन √पाई, 2 अपॉन √2 अपॉन पाई x, और इसका मतलब होता है साइन x की सीरीज। जब cos x वाला क्वेश्चन आता है तो क्या होता है cos x का 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, cos x से मुड़ जाता है, ठीक है, वो हमने यूट्यूब पर हमने बताया हुआ है, तो इस तरीके से इसको हमने कर लेंगे। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं तो समझते हैं, जो थोड़ा सा पुराने सालों का पेपर देखते हैं समझते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और 4 पीरियड मेथड
और लैग्रांज, ये कॉमन है जो आते ही रहते हैं, और लीनियर या बर्नौली में से, तो ये स्टूडेंट समझते हैं। तो ये तो हमें मान के चल रहे हैं कि अगर कोई पढ़ के नहीं गया, वो अलग बात है कि ना बन पाया आगे इसका इंटीग्रेशन, लेकिन ये तो मतलब एक्सपेक्टेड था कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आता ही है। तो क्या है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई और टेन 3x। पिछले 2-3 बार से ये 10 वाला ही क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी ax वाला, कभी 4x वाला, इस टाइप से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो हमें मालूम है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के पहले CF निकालते हैं। CF तो इसका जो है ऑग्री इक्वेशन क्या आ गई, डी स्क्वायर प्लस 9 और इसके रूट क्या आएंगे प्लस माइनस 3i। अब हमें मालूम है कि CF क्या बनेगा इसका, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। CF PI वाला टॉपिक मतलब यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, और थोड़ा थोड़ा यूनिट सेकंड में भी है ये, तो हम फर्स्ट ही मान के चलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा ये, CF क्या हो जाएगा, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, ये y1 है, ये y2 है, और फंक्शन ऑफ x इसको बोलते हैं हम, जो राइट साइड दिया है। मैं बार बार जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन को कवर करना है तो कम से कम 1 आवर या उसके अंदर ही करना पड़ेगा, और डिटेल में समझना है तो इसके जो टॉपिक हमारे यूट्यूब के उस पर जाइए, उसको आराम से समझाया हुआ हमने। तो यहाँ पर देखते हैं जल्दी से, ये y1 y2 और फंक्शन ऑफ x। अब w क्या होता है, y1 y2 y1 डैश और y2 डैश। तो y1 क्या है cos 3x, ये है sin 3x, इसका डिफरेंशियल कितना होगा माइनस sin 3x इंटू 3, किसका cos का, और इसका कितना होगा ये cos 3x sin का cos 3x इंटू 3, इसका इसमें इंटू किया तो कितना आ गया cos स्क्वायर 3x, 3 इंटू cos स्क्वायर 3x माइनस, ये पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब इसको हमने कॉमन लिया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x 1 होता है, तो कितना आ गया 3 इंटू 1 मतलब 3 आ गया, w आ गया। w की जरूरत क्यों पड़ गई हमें, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का ये होता है फार्मूला, माइनस y1 इंटीग्रेशन में y2 अपॉन w इंटू फंक्शन ऑफ x dx प्लस y2 इंटीग्रेशन में y1 अपॉन w फंक्शन ऑफ x dx। अब क्या करेंगे हम, ये y1 y2 w f ऑफ x की वैल्यू हम रखी हमने। अब हमने वहाँ अच्छे से बताया हुआ है कि हमारी स्ट्रेंथ होती है साइन और कॉस, तो हमें कभी कॉस एक कॉट ये सब मिल जाते हैं तो हम साइन कॉस मिलाते हैं। यहाँ 10 मिला है तो क्या है 10 को क्या लिखते हैं हम साइन अपॉन कॉस, तो tan 3x है तो साइन 3x अपॉन कॉस 3x, जैसे यहाँ पर साइन 3x अपॉन कॉस 3x, तो यहाँ तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर इससे एक कैंसिल हो गया तो बचा साइन 3x। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, इंटीग्रेशन में अपॉन में नंबर आते हैं, ठीक है, साइन का माइनस कॉस होता है। यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x। अब इसको क्या किया, ये साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब cos 3x डिवाइड करेंगे हम इसको ऐसा, ये 1 अपॉन cos 3x और ये अपॉन इतना, तो स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ आ गया cos 3x। अब यहाँ तो नहीं आया, तो cos का उल्टा हम जानते हैं sec, क्यों कर रहे हैं, अब भी हम जस्ट बोला था कि हम साइन cos में रहते हैं, क्योंकि sec का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, sec का क्या होता है, sec का होता है log sec x प्लस 10x, तो sec 3x है तो log 3x प्लस 10 3x बाई 3 होगा, और नंबर को आगे लगाते हैं, और यहाँ पर एक cos है तो cos से क्या हो जाएगा साइन 3x बाई 3। अब क्या किया हमने, अब और सिंपल किया थोड़ा सा, इसका इसमें इंटू और इसका इसमें इंटू, तो इंटू किया इतना, तो इससे ये के वाई टर्म से कैंसिल हो गई, तो ये पी आई हो गया, कितना आ गया पी आई माइनस 1/9 cos 3x log sec 3x प्लस 10 3x, और कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या आया था C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x और प्लस ये पी आई ऐड कर दिया हमने, तो ऐसा हमने 14 मार्क्स का आया था, ये ऐसा निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक जैसे क्वेश्चन है, मजेदार बात यह है कि एक जैसे क्वेश्चन है, लेंदी टाइप के लगते हैं, लेकिन एक बार आप उस पर जाकर देख लीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 4th वाला क्वेश्चन किसका है, ये लैग्रांज का है, मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर का है। ये लीनियर क्या होता है, एक पावर ऑफ p एंड q r1 इज कॉल्ड लीनियर, और p और q की पावर 1 नहीं है तो नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के अपने आप में केस होते हैं, उसका 4 पीट से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ दिया है 4 पीट, 4 पीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो
स्टूडेंट ये मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन तो उनसे बनेगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल C1 C2 निकालना पड़ता है, तो या तो फिर सिंपल तरीके से निकाल लो ग्रुपिंग बना के। 3 मेथड होती है, बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग, बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, बाय मिक्स मेथड। लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी जनरल टीचर भी नहीं करवाते इनको, तो ऐसे क्वेश्चन है कि देख के बोल देगा कोई भी, ये तो बहुत सिंपल है दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने आप में से क्वेश्चन काफ़ी टफ टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि सब बनाना पड़ेगा इसका मल्टीप्लायर। ये अगर यहाँ पर माइनस हो जाता x माइनस वाई तो ये सिंपल हो जाता है, या x प्लस वाई हो जाता तो सिंपल हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कोई नहीं करता, जितना सिंपल दिख रहा है इतना नहीं है। देखते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। हम जानते हैं कि जो स्मॉल p के साथ लगा उसको कैपिटल P बोलते हैं, जो स्मॉल q के साथ लगा उसको कैपिटल Q, और राइट साइड वाले को R बोलते हैं, ठीक है ना। तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r। यहाँ p q r की वैल्यू यहाँ से उतार दी ऐसा। अब क्या है कि हमें पता है कि हमें दो कांस्टेंट निकालना है इंटीग्रेशन करके, C1 और C2। तो हमें फर्स्ट और सेकंड को तो हम ले सकते हैं, क्योंकि z डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमें x और y की टर्म है। तो हमने क्या लिखा, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये हमने कोशिश की कि वेरिएबल सेपरेट बन जाए, नहीं बन पा रहा है। देखिए अगर हम इसको मान लीजिए x को यहाँ पर ले गए, x प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी वाई। वाई की रेंज में ये डिस्टर्ब कर रहा है, x की रेंज में ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये हटने का कोई इलाज नहीं है इसका। हमें सोचें कि x डी एक्स प्लस वाई डी वाई या x डी वाई माइनस वाई डी वाई कर दें, तो ये तो यहाँ तो है और ये है, और हमने सोचा चलो इसको यहाँ ले आए, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और ये जो है हम यहाँ ले जाएं ऐसा, ये हो जाए क्या है, ये वाई डी एक्स था, ये यहाँ पर ले जाए माइनस वाई डी एक्स। तो ये हमारा नहीं बनेगा, लेकिन ये अगर यहाँ प्लस होता तो अब भी हम ये बन जाता, अभी हम डी ऑफ एक्स वाई ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है वहाँ पर, तो कैसे किया इसको जल्दी देखिए। इसको ये बन गया होमोजीनियस। यूनिट फर्स्ट में जो सिलेबस में नहीं है, मतलब 12th में है सीधा, वेरिएबल सेपरेट होमोजीनियस, हमारे यहाँ तो लीनियर से स्टार्ट होता है। तो होमोजीनियस मतलब जितनी टर्म है डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम। तो यहाँ एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, एक्स की 1 है, वाई की 1 है। तो उस होमोजीनियस वाले टॉपिक में हम क्या पुट करते थे, y इक्वल टू भी इंटू एक्स। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, कैसे निकाल दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, भी एक्स का 1 फिर एक्स को उतारा, भी का होगा डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से जहाँ y है वहाँ भी एक्स लिखना है, और जहाँ डी वाई बाई डी एक्स वहाँ ये लिखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स में हमने ये लिख दिया, और जहाँ क्या लिख दिया, जहाँ y है वहाँ भी एक्स। तो ऐसा एक काटने पीटने पर इतना हो गया। अब ये x और v के फॉर्म में है। अब इसको वेरिएबल सेपरेट बनाएंगे हम। वेरिएबल सेपरेट मतलब दो टाइप के वेरिएबल हैं, तो कौन कौन दो टाइप के वेरिएबल हैं, एक v और x। तो एक साइड v वाले कर देंगे, एक साइड x वाले कर देंगे हम। तो कैसे किया देखिए, पहले v में उस साइड ले गया, एलसीएम लिया, काटने पीटने के बाद कितना आ गया, 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस v। अब x डी एक्स रिस्पेक्ट है तो इस साइड ले गए, तो रिस्पेक्ट आ गया, तो x अपॉन में आ गया 1 अपॉन x, और ये उल्टा हो गया इस साइड। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया है वो देखिए। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी। और ये तो ठीक है, इसका तो हो जाएगा आराम से, लेकिन ये वेरिएबल सेपरेबल लिख दिया, क्यों, डी एक्स की रेंज में भी वाले नहीं है, डी भी की रेंज में एक्स वाले नहीं है, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल है। तो ये किसका है इंटीग्रेशन, ये तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 10 इनवर्स एक्स का, तो बी है तो 10 इनवर्स बी आएगा। और ये क्या होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर हमारा टी बना, तो इसका जो 2v डी हो गया डी टी, मतलब इसके इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/2 log 1 प्लस भी स्क्वायर। डायरेक्ट हमने जो बताया था, जो हमारा एक वीडियो है हमारा जिसमें हमने बताया हुआ है टी और डी टी, उसमें हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ है। डायरेक्ट ऐसा आता है तो क्या करते हैं, 1 अपॉन है तो 10 में आएगा, और ऊपर आ गया तो टी और डी टी बना है, क्योंकि टी है ऊपर डी टी है, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। इसका कितना हो गया, इसका हो गया log x, ठीक है ना। हम चाहे तो साइन लगा दें, सर इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन कर दिया हमने ऐसा, ठीक है। अब भी क्या है, भी हमारा है यहाँ से y अपॉन एक्स लिख दिया, तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ y अपॉन एक्स कर दिया, ऐसा मिला हमें C1। तो C1 इक्वल टू क्या हो गया, C1 को निकालते हैं,
क्या होगा C1 इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस log x। ये हुआ एक आंसर। अब दूसरा आंसर निकालना हमें, तो टेकिंग मल्टीप्लायर लिया। मल्टीप्लायर हमें क्या होता है ये समझना पड़ेगा वहाँ की मेथड में, ठीक है। तो मल्टीप्लायर क्या लिया कि मल्टीप्लायर क्या होता है कि नीचे क्या जाए, जीरो आ जाए, और जीरो नहीं आ पाया है तो फिर अलग केस बन जाता है। तो क्या मल्टीप्लायर लिया, 1 1 और माइनस 1/z। मतलब पहले में ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 का, ऊपर नीचे यहाँ 1 का और यहाँ -1/z का। तो नीचे जीरो आ रहा है, देखिए यहाँ 1 का किया तो ये x माइनस वाई प्लस करना है, x प्लस वाई माइनस 1/z किया तो एक z से एक z कैंसिल, कितना बचा -2x। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए अलग टाइप क्वेश्चन है ये। हम जो सोचते हैं ना कि अरे लीनियर का हमने ऐसे किए हैं, ऐसा ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे नहीं करते हैं ऐसा। वो खासकर बैक वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं देखते ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो बेचारे अब मेन पेपर पर तैयारी करेंगे तो बैक ही करेंगे। तो क्या है कि मेन सिलेक्टेड ही पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ क्या जाएगा, ये मल्टीप्लायर है तो ये इतना हो गया, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म है, डी एक्स रेंज में बाकी दूसरे नहीं है, डी वाई रेंज में दूसरे नहीं है, डी जेड रेंज दूसरे नहीं है। तो ये जीरो इस साइड आ गया। जो फ्रैक्शन कौन सी, ये तीनों फ्रैक्शन, ये तो फोर्थ बन जाता है। ये मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने उसमें बताया हुआ डिटेल में। तो ये आ गया जीरो यहाँ पर, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। 1 का हो गया x, इस 1 का y का y और 1/z का log z। ऐसा हमने इसको कर दिया हमने, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए फोर्थ का बी वाला क्वेश्चन है, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड बाय चारपेट मेथड। ठीक है, चारपेट मेथड से कैसे करते हैं हम मालूम है कि ये होती है चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें डेल ए बाई डेल एक्स, डेल ए बाई डेल वाई, डेल ए बाई डेल जेड, डेल ए बाई डेल पी, डेल ए बाई डेल क्यू निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एफ इक्वल टू मानना पड़ता है, तो एफ इक्वल टू वाई का है इंटू कर दिया, इसमें हमें लेन देना हो, यहाँ वाई का इंटू, यहाँ वाई का इंटू, एफ इक्वल टू मान दिया और इसके पांचों डेरिवेटिव हमने निकाल लिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने रखा यहाँ पर। तो क्या है कि हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है। डायरेक्ट निकल आए तो ठीक है, नहीं निकल आए तो एक क्वेश्चन फर्स्ट की हेल्प लेते हैं। किसकी इक्वेशन, इसकी, ठीक है ना, इसकी हेल्प लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रखी हमने वैल्यू तो इतना आ गया, या फिर और अच्छे से सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड मेंबर को लिया, क्योंकि बाकी तो ये तो हमारे काम का नहीं है, ये हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जितनी बड़ी टर्म होंगी वह काम का रहते ही नहीं है। तो ना हमारे ये काम का है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ा फार्मूला है, तो कुछ भी निकालें काम का कभी रहता नहीं है ये, इसे हम छोड़ दिया हमने इसको। फर्स्ट और सेकंड को लिया हमने तो वेरिएबल सेपरेट बना दिया हमने। देखो ये डी क्यू की रेंज में पी नहीं आ रहा है, पी की रेंज में क्यू नहीं आ रहा है, तो एक पी से थोड़ा सा एक कैंसिल ऐसा आ गया। तो कितना आ गया, पी स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट, तो जो यहाँ रिपीट होता है 2 2 2, यहाँ लॉग आता है, यहाँ लॉग आता है, यहाँ लॉग लगाती है, हमने बताया पहले। तो कितना आ गया टोटल, ये आ गया इस साइड क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। लेकिन हमें निकालना है, हमें कंप्लीट आंसर ये होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, मतलब चारपेट, अब इसे क्या बोलते हैं, हाँ चारपेट से हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे हम, तो पी प्लस क्यू स्क्वायर इत्तेफाक से इसको फर्स्ट मान लिया, तो इससे यहाँ रहती है ए, तो ए वाई इक्वल टू क्यू जेड, तो क्यू निकल ही आएगा ये। इसको कहाँ रख दिया फर्स्ट में, तो क्यू कितना आ गया, ए वाई अपॉन जेड। जैसे इसको तो वापस सेकंड में रखा, किसको, क्यू की वैल्यू को, पी स्क्वायर प्लस ये क्यू की वैल्यू है इतना। और जब इसको सॉल्व किया हमने तो पी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, पी की वैल्यू हमारी, पी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी ऐसी, ये क्यू की वैल्यू थी, ये पी की वैल्यू थी। अब इसको कहाँ रखना है, इसके कंप्लीट सोल्यूशन में रखना हमें, ये है इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अब यहाँ से मेन होता है, यहाँ से 3 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आता है क्या कर दिया है हमने। ये हमें अब फिर से वेरिएबल सेपरेट बनाना है एक नया टाइप का। तो पहले हमने क्या किया, पी और क्यू की वैल्यू लिखी, अब ये तो है यहाँ पर, फिर जेड हटाया, जेड अपॉन में है, यहाँ चला गया, तो क्या बचा, इतना बचा। अब ए वाई पहुँच गया इस साइड, अब ये अपॉन पहुँच गया, क्यों, क्योंकि ये नीचे टी है ऊपर डी टी है, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन को टी स्क्वायर मानते हैं, तो ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या माना, टी स्क्वायर माना हमने। तो नीचे क्या हो जाएगा, इसका डी टी है,
जेड डी जेड माइनस ए डी वाई लिखा ना ऐसा, तो ए आ गया तो टी बाई ए डी टी कर दिया, मतलब ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ टी बाई ए डी टी और अंडर रूट टी स्क्वायर, तो अंडर रूट टी स्क्वायर टी होगा, टी से टी कैंसिल, 1/a बचा और टी एक्स प्लस सी, तो टी की वैल्यू वापस कर दी, यहाँ टी स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो टी इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए यहाँ पहुँच गया, और हम चाहें तो यहाँ ए इंटू सी हो जाएगा, ए इंटू सी उसको हम क्या मान लेंगे बी, नया कॉन्स्टेंट बी मान लें हम, ऐसा क्यों, क्योंकि ए पहुँच गया ना यहाँ पर, ए इंटू सी हो गया, ए इंटू सी को क्या मान लिया हमने बी मान लिया। तो इतना तो हमने बता दिया इसका ये सॉल्यूशन है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो फिर से कहानी कि वो तो पूरा का पूरा टॉपिक समझना पड़ता है स्टार्टिंग से, ठीक है ना, कि क्या है ये, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए फिफ्थ का ए वाला क्वेश्चन, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4d डी डैश। आजकल डी डैश वन टाइप का टाइप करने लगे हैं गलती से वो, तो हमें समझ जाना है कि डी डैश है -5d डैश का स्क्वायर, और डी और डी डैश वाले क्वेश्चन होते हैं थर्ड यूनिट में, किसमें पीईडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CFPI है, सेकंड केस का CFPI है ये, ठीक है। तो हमने इसको देखते हैं जल्दी से, तो क्या हो जाएगा ये कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब जेड के साथ लगा हुआ इसको इक्वल टू 0 लिखा, और एक फर्स्ट यूनिट का अगर डी डैश नहीं होता तो फर्स्ट यूनिट का कहलाता, वहाँ डी इक्वल टू एम रखते, यहाँ डी डैश आ गया तो डी डैश इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5, और जब इसके रूट निकाले हमने तो -5 और -1 आ गए। इसका CF इस फॉर्म में लिखते हैं F1 F2 के फॉर्म में पार्शियल में, तो F1 y माइनस 5x प्लस F2 y प्लस x, ऐसा हो गया। अब क्या है कि इसका PI सेकंड केस का, सेकंड केस मतलब साइन कॉस मतलब होता है सेकंड केस, तो 1/d स्क्वायर प्लस 4d डी डैश माइनस 5d डैश का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो बहुत सारी बुक में एक दूसरी मेथड भी रहती है, लेकिन ये वाली सिंपल मेथड है, क्या जहाँ d है वहाँ 2 रखते हैं, 2 मतलब साइन ax प्लस बी वाई, तो d में a रखते हैं, a क्या होता है x का नंबर, b क्या होता है y का नंबर, तो d में 2 रखते हैं और d डैश में 3 रखते हैं, y का नंबर रख दिया, और यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया 2x प्लस 3y को u मान लिया, तो ये हो गया साइन u, और जितनी बार यहाँ पर पावर दी है उतनी बार इंटीग्रेशन कर देते हैं, और अगर केस फेल होता है तो वो मान लो पावर 2 है तो एक बार फिर इंटीग्रेशन होगा, पावर 3 है केस फेल होगा 2 पावर आ गई, यह हमने वीडियो में समझाया अच्छे से, तो 2 बार इंटीग्रेशन किया तो फॉर्मेलिटी के साथ होता है, वापस में सीधी जाएगा सेम, साइन का माइनस कॉस, कॉस का फिर साइन, ऐसा का साइन का साइन यू का माइनस कॉस यू इंटीग्रेशन, एक बार बचा, फिर एक कॉस यू का माइनस आगे निकाल दिया हमने आगे, और कॉस यू का साइन यू हो गया, और यहाँ पर हमने रख दिया डी में 2 और डी डैश में 3, तो ये कितना आ गया माइनस कितना आ गया ये 17, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया 1/17 साइन, और यू को वापस कर दिया, रोल पूरा हो गया, तो साइन 2x प्लस 3y। अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन, वहाँ पर फर्स्ट यूनिट y इक्वल टू होता था, यहाँ डिपेंडेंट z है, तो क्या होता है z इक्वल टू CF प्लस PI, तो F1 y माइनस 5x प्लस F2 y प्लस x, ये CF है और इसका PI है, तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। और बहुत सारी बुक में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स वगैरह में ऐसा डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर और डी इंटू डी डैश इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, ऐसा लेते हैं इसको, ठीक है। तो वो एक ही बात है, दोनों ये सिंपल पड़ता है, ठीक है। तो ये फिफ्थ का बी वाला क्वेश्चन, अचानक स्टूडेंट तो क्या फैकल्टी ने भी देखा तो अचानक ये पी क्या आ गया, थर्ड यूनिट का तो नहीं है ये, पी मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, फिर उसके बाद ध्यान से कई बार क्या है ना टेंशन हो जाता है कि कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें अपने हम बेसिक्स पे जाते हैं तब धीरे धीरे रास्ता निकलता है, जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं कि अचानक लगेगा कैसे निकालना है, लेकिन हम धीरे धीरे करके इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी है, मतलब फोर्थ यूनिट का है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है एनालिटिक फंक्शन, और पी निकालना है, तो होता क्या है ये यू है और ये भी है, ध्यान दीजिएगा, इसने क्या बोला डिटरमाइन पी, और जब ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू इतना दिया है तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है, क्या होता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, तो ये रियल पार्ट है यू और ये भी है, तो अब होती है एक सी आर कंडीशन, कॉस रीमान कंडीशन क्या होती है,
पहली कंडीशन होती है कि डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई हो, और दूसरी कंडीशन होती है डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स हो। ये इक्वल हो, सही ना, ये इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, उसी की हेल्प से हमारा पी निकल जाएगा अब भी। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक्स रिस्पेक्ट में किया तो लॉग का हुआ पहले 1/x² वाई स्क्वायर, फिर अंदर हुआ, अंदर एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई का तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो इस 2 से 2 कैंसिल, x/x² प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसका y के रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में तो ऐसे ही आएगा 1/2 1 इतना, और अब y का होगा 2y हो जाएगा, तो इतना आ गया ये, ठीक है। अब हम एक साइड इसका v का निकाल दें, x रिस्पेक्ट में निकाला तो 10 का क्या होता है 1/1 प्लस ये नंबर, तो px/y का होल स्क्वायर, और अंदर किया तो x का रिस्पेक्ट, तो x का 1 हो गया और एक कांस्टेंट है p/y, तो x का 1 हो गया, p इंटू 1/y आ गया। और अच्छे से इसका एलसीएम लिया, ये p²x² y² एलसीएम लिया तो y स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, एक स्क्वायर से एक y कैंसिल, इतना आ गया टोटली, ठीक है। और ऐसे हमने जब y के रिस्पेक्ट में निकाला तो जो यहाँ तो सेम आएगा, लेकिन अंदर 1/y का होता है माइनस 1/y² होता है, और px तो कांस्टेंट है, तो और अच्छे से एलसीएम लेके लिखा, इतना आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाय CR कंडीशन ऐसी होती है डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा फोर्थ है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है। तो इसको हमने देखा कि इतना आ गया। अब ये इक्वल होने के लिए अगर p की वैल्यू हम -1 रख दें, यहाँ -1, यहाँ -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो नीचे बराबर हो जाएगा, ये दिख रहा है, इसका मतलब p क्या है -1 है, -1 रखा तो -1 प्लस हो गया, क्योंकि डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाय डेल वाई होता है, तो -1 जैसे रखोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, मतलब p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है हमारी -1 है। तो इस तरीके से ऐसा p निकालना था हमें, ठीक है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, सिंपल है, CR कंडीशन से हमने p निकाल लिया हमने। अब हम 6th का ए वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक नज़र से देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, हार्मोनिक कंडीशन जनरली सब स्टूडेंट जानते हैं। शो दैट द फंक्शन u इक्वल टू e⁻x cos y इज हार्मोनिक। चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन डिटरमाइन इट्स कॉन्जुगेट। हार्मोनिक की कंडीशन होती है, हार्मोनिक की कंडीशन होती है कि अगर u दिया है तो डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, 0 आ जाएगा, तो क्या बोल देंगे हार्मोनिक। लेकिन इसका कॉन्जुगेट मतलब चेंज करना, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट मतलब यू के बदले भी आ जाए, मतलब डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी बाय डेल वाई स्क्वायर क्या जाएगा 0 आएगा। लेकिन भी आएगा कैसे, कहानी तो यहीं पर आती ना कि भी कैसे आएगा। ये भी आता है हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, याद होगा कैसे निकालते हैं हम, कंस्ट्रक्ट करना मतलब एफ ऑफ जेड निकालना, एफ ऑफ जेड हम कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट दिया है तो निकाल लेते हैं, इमेजिनरी तो निकाल लेते हैं, तो उसको u प्लस आई भी में कन्वर्ट करते हैं, तो u तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो रहेगा, जो यहाँ भी रहेगा वो हम निकालेंगे और इसको फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जैसे ये आंसर है वो हो जाएगा। मतलब तो इसके अंदर छुपा है कि हमें मिलन थॉमसन मतलब कंस्ट्रक्शन टाइप का निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि जो सिर्फ हार्मोनिक होने से सिंपल हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा लेंदी हो गया ये थोड़ा सा। तो क्या किया, क्या दिया है, यहाँ यू दिया हुआ रियल पार्ट, तो हमें पता है कि ये कंडीशन होती है हार्मोनिक की ऐसी, लेकिन यहाँ यू दिया हुआ है और इसे निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमने क्या किया, 2 बार, एक बार एक्स रिस्पेक्ट में किया तो एक्स का रिस्पेक्ट e की बार एक्स का होगा, कॉस वाई तो कांस्टेंट है, और एक बार फिर से कर लोगे तब भी इतनी होगा। इस u का y का रिस्पेक्ट करोगे तो cos y का होगा माइनस साइन y, तो माइनस आगे लगा दिया, और फिर से क्योंकि e की पावर x रिस्पेक्ट ही y का है, अब इस साइन y का cos y, इसका कुछ नहीं होगा, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या हो जाएगा कि हार्मोनिक है, देयरफॉर u इज हार्मोनिक, क्या लिखेंगे, देयरफॉर u इज हार्मोनिक, ठीक है ना। अब हमें भी निकालना है, तब जाके हम
ये कंडीशन प्रूव कर पाएंगे। तो भी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई आया था, मिलन थॉम्सन मेथड क्या होती, एक्स इक्वल टू जेड रखेंगे, वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे इसमें। तो इससे डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ गया, ई की पावर जेड, डेल यू बाई डेल वाई आ गया जीरो, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जेड होता है यू प्लस आई बी, डिफ्रेंशिएट किया तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल भी बाय डेल एक्स हुआ यहाँ पर, समझिएगा यहाँ पर ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, और डिफ्रेंसिएशन किया तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल भी बाय डेल एक्स। अब हमारे पास तो यू है पहले से क्वेश्चन में, भी तो है नहीं, यू दिया है, तो इसको सी आर कंडीशन से कैसे चेंज कर लेते हैं, क्या होता है ये माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास, तो हमने ये तो किया है माइनस डेल यू बाय डेल वाई। अभी दोनों हमारे पास आ चुके थे, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, यहाँ पर हमने लगा दी, ठीक है ना। तो कितना आ गया है, e की पावर जेड का इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन किया तो e की पावर जेड ही आएगा। तो ये आ गया हमारा f ऑफ जेड। अब इसके अंदर से भी निकलेगा, कैसे निकलेगा वो देखिए, e की पावर जेड को क्या ले सकते हैं, x प्लस आई वाई, अलग तोड़ दिया, e की पावर x इंटू e की पावर आई वाई ऐसा, और e की पावर आई वाई मतलब डी मार्वर्स थ्योरम, e की पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो e की पावर आई वाई होगा cos y प्लस आई साइन वाई। अब इसका इसमें इंटू किया तो e की पावर cos y, इसका इसमें इंटू किया तो ये तो हो गया u जो हमारा क्वेश्चन था, ये हो गया भी, क्या हो गया भी, e की पावर x साइन y। इस तरीके से इसको दो बार x रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन, दो बार y के रिस्पेक्ट में करना, और क्या आ जाएगा, इस टाइप से जीरो आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ऐसा u हमारा e की पावर x cos y आ चुका ही, वो तो होता ही है एक पार्ट उसमें, तो ये निकालते बन जाएगा ना ऐसा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो सिंपल लग रहा था, एक हार्मोनिक बोलने से पूरा एनालिटिक का भी यूज कर लिया इसने, ठीक है। अब देखिए क्या है, सिक्स्थ का ये बी वाला है, फाइंड रेसिड्यू जेड इंटू ए की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल क्यूब एट इट्स पोल। पोल क्या है, दो टाइप के होते हैं, रेसिड्यू चार टाइप का निकाला जाता है, वो अलग मैटर है। रेसिड्यू यहाँ पोल क्या है, यहाँ जेड पोल किस निकालते हैं वो देखिए क्या है, हम जानते हैं कि इसको सबसे पहले फंक्शन ऑफ जेड माना हमने, और पोल निकालते हैं नीचे के इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो इसका पोल क्या आ गया है, तीन पोल है, जेड माइनस वन जेड माइनस वन जेड माइनस वन, तो है तो जेड इक्वल टू वन आ गया टोटल, तो कितनी बार आया, तीन बार, तो हम क्या बोल देंगे, इज अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, ठीक है ना। पोल क्या होता है, वो वैल्यू जिस पे क्वेश्चन इन्फिनिटी पहुंच जाए, तो अगर वन रख दोगे तो वन अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी हो गया, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो उसको पोल बोलते हैं। अब ये कितने ऑर्डर का पोल है, थ्री ऑर्डर का। पोल दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल, सिंपल पोल एंड पोल ऑफ ऑर्डर एन, तो थ्री ऑर्डर का है, तो ये फार्मूला होता है रेसिड्यू निकालने का। देन रेसिड्यू ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री किस पे है, एट जेड इक्वल टू वन पे, क्या होता है, फार्मूला ऐसा होता है कि अगर जेड इक्वल टू ए पर पोल ऑफ ऑर्डर एन है, तो ये होता है रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल एन माइनस वन, फैक्टोरियल एन माइनस वन, और फिर लिमिट लगा दें हम, लिमिट जेड टेंस टू ए वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, और डी बाई डी जेड कितनी बार, एक कम बार जितनी पावर दी है, और यहाँ पर जेड माइनस ए की पावर एन इंटू एफ ऑफ जेड, एन मतलब वो दिया है, एन क्या है थ्री, तो इस फार्मूले में यहाँ थ्री यहाँ थ्री यहाँ थ्री यहाँ थ्री रख के देख लेना तो वो हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा रखा तो थ्री डी बाई डी जेड ऑफ थ्री माइनस वन मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किसका, जिसपे इन्फिनिटी होता है उसको काट देता है, इससे एक कैंसिल, तो क्या बता, जेड और ई की पावर जेड। अब हम ये लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी कब रखते हैं, जब ये सॉल्व हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार में फर्स्ट सेकंड माना तो इतना रिजल्ट आया, अगली बार में इसका तो ई की पावर जेड आया, फिर फर्स्ट सेकंड बन गया यहाँ पर, ये फर्स्ट सेकंड, तो इतना हो गया। अब लिमिट अब रख दी हमने, तो जेड इक्वल टू वन रखा, तो ई की पावर वन, ई की पावर वन, यहाँ वन इंटू ई की पावर वन, तो कितना हो गया थ्री ई, और बाई वन बाई टू बाहर है इसका, ये वन बाई टू बाहर है, मतलब कितना आ गया थ्री बाई टू आ गया इसका रेसिड्यू, ऐसा है, ठीक है ना। है सिंपल, लेकिन क्या है जब टच में नहीं रहते ना तो बहुत टफ भी लगते हैं ऐसे क्वेश्चन फिर, ठीक है ना, क्योंकि अगर रेगुलर स्टूडेंट के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन बैक वालों के हिसाब से तो लेंदी क्वेश्चन है, टफ पेपर है ये, जो हम अपेक्षा एक्सपेक्ट करते हैं कि
वेक्टर के रोटेशनल ये वो क्वेश्चन आएंगे, वो जो क्वेश्चन नहीं आए हैं तो उसके हिसाब से हम इसको टफ ही मार रहे हैं ना बैक के हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या करें, अब उसमें अब आगे देखते हैं। तो देखिए सेवंथ वाला क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। अभी पिछले लगातार 2-3 पेपर से गॉस डाइवर्जेंस का भी क्वेश्चन दे रहा है लगातार। तो क्या है कि स्टूडेंट जनरली सोचते स्टोक्स थ्योरम का आएगा, लेकिन नहीं आ पा रहा 3-4 साल से। देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस क्या होता है। क्या दिया है, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वेक्टर एफ दिया है x² और ये आजकल क्या है ना, पेपर में एस एरो को ऐसा दिखाने लगते हैं या फिर एस आई को ऐसा दिखाने लगते हैं, तो हमें समझना है कि ये आई कैप है, वाई क्यूब जे कैप है, तो ऐसा वो उनका टाइप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा दिखाने लगते हैं वो। और क्या दी है कंडीशन कि क्यूब है वो टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय एक्स की लिमिट है 0 से a, y की 0 से a और z की 0 से a है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये होता है गॉस डाइवर्जेंस का फार्मूला। क्या, रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन सरफेस एफ डॉट एन डी एस और ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट एफ डी बी। हाँ पता है सिंपल कौन सा पड़ता है, सिंपल जहाँ डाइवर्जेंट लगा तो वो सिंपल पड़ता है, स्ट्रोक में कर्ल आता है तो कर्ल वाला सिंपल पड़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये डाइवर्जेंस, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो उसका डाइवर्जेंस एफ, डाइवर्जेंस एफ क्या होता है, डेल डॉट एफ। ये डेल की वैल्यू है, सबको मालूम है, और ये क्या है, एफ है, तो क्वेश्चन में दिया है। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट को लेते हैं, किसमें, डॉट में, सेकंड के साथ सेकंड को लेते हैं, थर्ड के साथ थर्ड को लेते हैं, आई डॉट आई वन होता है, इस चक्कर में लेते हैं जे डॉट जे। तो ये ऐसा आ गया, कितना आ गया, इसका एक्स क्यूब का एक्स रिस्पेक्ट में आ गया 3x², इसका 3y², इसका 3z², 3 कॉमन निकाला, इतना आ गया, इसको लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और लिमिट क्या दी है इसकी, लिमिट क्या दी है, जेड की लिमिट दे दी है। हम जनरली क्या है, पहले जेड की लिमिट लेते हैं, फिर वाई की, फिर एक्स की, ये सबको मालूम है कि अंदर वाली लिमिट अंदर का रिस्पेक्ट, पहली वाली लिमिट किसकी, जेड की, दूसरी वाली वाई की, तीसरी वाली एक्स की है। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स लिमिट क्या है 0 से a, वाई की 0 से, जेड की 0 से, तो ऐसी सबकी a है तो सारा सोचना भी नहीं है। तो ऐसा हमने इसको कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए पहले जेड के रिस्पेक्ट में करना है, जब ये लिमिट रख देंगे तब y पे आएंगे, फिर लिमिट रख देंगे इंटीग्रेशन करके, फिर x पे आएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 माना जाएगा, तो 1 का जेड के रिस्पेक्ट में 1 का जेड हो जाएगा ये, और लिमिट क्या है 0 से a। यहाँ y² कांस्टेंट है, जेड का रिस्पेक्ट है, तो जेड का 1 हो गया, 1 का जेड हो गया। यहाँ जेड का रिस्पेक्ट है तो जेड का स्क्वायर का होगा z³ 3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसी रख दी हमने। ठीक है, अब ये साइड में लगा दिया तो ax² हो गया, यहाँ ay² और यहाँ पर a³/3। अब y के रिस्पेक्ट कर दिया इसको हमने, तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ फिर से x² कांस्टेंट है तो बचा 1, तो 1 का y हो गया क्योंकि y का रिस्पेक्ट है, यहाँ y तो है तो y³/3 a, और 0 से a लिमिट है, यहाँ एक फिर कांस्टेंट तो फिर 1 का z आ गया 0 से a। तो इस तरीके से हमने इसको आगे निकाल देगा। देखिए फिर a को साइड में लगा दिया, a² x² हो गया। इस तरीके से हमने इसको किया, बहुत हमने इस डिटेल में किया इसको हमने। तो ये रखने के बाद, लिमिट में रखने के बाद हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट वेक्टर एफ डी वी आ गया 3 × a⁵। ये सेकंड है हमारा एक पार्ट आ गया है। अब हम इसको भी हम कहलाएंगे 3 × a⁵, तभी तो उसको वेरीफाई बोलेंगे हम। तो इसने क्या बोला, एक क्यूब है, किससे बाउंडेड है, x की 0 से a है, y की 0 से a है और उसकी भी 0 से a है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, ये क्यूब बनाया हमने। अब हमने क्या बताया था कि इसको माना हमने a b c d e f g h, इसमें कितने फेज होते हैं क्यूब में, 6 फेज होते हैं क्यूब में। ठीक है ना, 6 फेज जब होते हैं तो हमें जब समझ में नहीं आता तो किसके पैरेलल है उसको देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी की बात करते हैं तो ये है x और ये है y के पैरेलल, तो y तो एक्स वाई प्लेन होगा। अब दो बातें हैं कि डायरेक्ट 90 के एंगल पे है, इसलिए n जो ओरिजिन से लगा है उसको माइनस में लेते हैं हम, और जो उसका अपोजिट है उसका प्लस में लेते हैं हम। तो n इसका, क्योंकि ds होगा dx dy के 90 पे है z वाला, z का हमने n क्या ले लिया, माइनस के, क्योंकि ऊपर वाले का प्लस लेंगे हम, ऊपर इसका जस्ट अपोजिट कौन सा, ई एफ जी एच का क्या है के। यहाँ भी हमारा डी एस क्या है, ऊपर डी एस है हमारा डी एक्स डी वाई। ठीक है ना, और जेड यहाँ 1 है और जेड यहाँ 0 है, नीचे जमीन में 0 है, वो एक हाइट पे क्या है 1 है। ठीक है ना,
1 नहीं है, यहाँ जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू ए है, जेड की वैल्यू ए। तो इस तरीके से हमने इसके 6 पार्ट में ये ब्रेक कर दिया। 6 पार्ट में ये हमने कम से कम 1 घंटे में समझाया है इसको, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम समझाया है इसमें, यूट्यूब पे देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। 6 पार्ट में तोड़ा इसको हमने, और मालूम है ये एफ है, वेक्टर एफ। अब हमने क्या किया, अलोंग द फेस ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा फेस है, डी एस जो है डी एक्स डी वाई अपॉन इसे लिखना पड़ता है एन डॉट के, और एन इसका माइनस के है क्योंकि ओरिजिन से चिपका हुआ है, और जेड यहाँ 0 है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हर एक उसमें एफ डॉट एन है। तो जैसे एफ डॉट एन निकाला तो के डॉट के हो गया 1, आ गया माइनस जेड की, और जेड की वैल्यू 0 थी तो 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो ए बी सी डी एफ डॉट एन डी एस का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 आ गया। ये ए है, वैसे कितने इंटीग्रेशन निकालना है, 1 2 3 4 5 6 निकालना है ऐसा हमें। तो अब हमें इसका जस्ट अपोजिट वाला ले लिया, अपोजिट वाले हम मालूम है एन की वैल्यू के होने वाली है और डी एस क्या आने वाला है। तो ये इसको सॉल्व क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि मोड में के की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू क्या हुई के, और माइनस है तो प्लस के हो गई, तो के डॉट के 1 होता है, इसलिए हम छोड़ दिया इसको हमने यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमने अगली वैल्यू निकाली सेकेंड, अलोंग द फेस ई एफ जी एच, डी एस क्या हो गया डी एक्स डी वाई, एन क्या होगा के, जब हमने बात की है तो इसका एफ डॉट एन क्या आएगा जेड क्यूब, और यहाँ पर जेड क्या है ऊपर ए है, ए, तो हमने क्या रखना पड़ा हमें ए, तो ए क्यूब हमने अंदर रखा तो उसको बाहर निकाल दिया, और डी एस क्या है, डी एस हमारा डी एक्स डी वाई ऐसा, और एन डॉट के हमारा 1 हो गया। एन डॉट के क्यों 1 हो गया हमेशा, क्योंकि एन है के डॉट के क्या होता है 1 होता है ऐसा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस ले लिया तो प्लस कर देगा वो, तो 1 आता है इसका। तो ये हमने यहाँ रखा ए क्यूब, बाहर निकाला 1 का किया तो एक्स हो गया, 0 से ए लिमिट है, फिर लिमिट रखी हमने ए, फिर ए को बाहर निकाला तो ए की पावर 4 हो गया, बचा 1, तो 1 का फिर y हो गया 0 से ए, इसका आ गया ए की पावर 5, ठीक है। अभी हमने कौन से फेज निकाले, ये दोनों। अब ये दोनों की बात कर लेते हैं हम जल्दी से, कौन सा है ये, ए डी एच ई, ए डी एच ई, देखो ओरिजिन से चिपका है, जो भी आएगा एन माइनस में आएगा। तो ये कौन सा है, वाई, और ये है जेड, वाई जेड प्लेन है, और यहाँ एन क्या होगा, वाई जेड है। देखिएगा जब वाई जेड प्लेन है डी वाई डी जेड, तो इसका जो एन है वो आएगा माइनस आई, क्योंकि ओरिजिन से लगा है, इसके जस्ट अपोजिट वाले में प्लस आई आएगा ये, और यहाँ एक एक्स की वैल्यू यहाँ ए होगी, ए लेंथ पे है ये, ठीक है, यहाँ पर ये ए लेंथ पे है। तो जैसे यहाँ एन की वैल्यू माइनस आई, यहाँ एन की वैल्यू प्लस आई लिखा है, यहाँ डी एस होगा डी वाई डी जेड, यहाँ पे डी एस होगा डी वाई डी जेड, तो ये दोनों पेयर में दिए हमने ऐसा। तो हमने इसको हमने कैसे निकाला देखते हैं। हाँ तो देखिए हमने अलोंग द फेज जो बताया ना ए डी एच ई, तो हमने इसी तरीके से निकाला हमने, तो x की जो वैल्यू है वहाँ पर 0 है तो ये 0 आ गया। इस तरीके से जब हमने उसके अपोजिट बी सी जी एफ में निकाला तो वहाँ x की वैल्यू a है, तो ये कितना जाएगा, यहाँ x वैल्यू a क्यूब हो जाएगा, आई डॉट आई एक्स क्यूब आ गया, आई डॉट आई 1, बाकी हमने छोड़ दिया क्योंकि आई के साथ आई ले सकते ना, तो ऐसा आ गया। और जैसे इसको किया हमने तो a की पावर 5 आ गया। अब जो दो और बचे हमारे फेस, उसका आंसर जो है वो हमने ऐसा कर दिया कि सी डी एच जी, डी एस होगा डी एक्स डी जेड अपॉन एन डॉट जे, और एन ये ओरिजिन से लगा होगा इसलिए माइनस जे लिया है क्योंकि इसमें प्लस जे लिया है। यहाँ y 0 है और यहाँ y क्या है, a है, ठीक है ना, वहाँ y a है। तो फिर क्या आ जाएगा, ये जैसे ये ए क्यूब है तो ये ए क्यूब टाइप को बना देगा, ए क्यूब, तो ए की पावर 5 आएगा, डायरेक्ट कर दिया हमने, तो इसका 0, इसका ए की पावर 5, जैसे यहाँ ए की पावर 5 आया ना ये ऐसा। तो हमने क्या रखा कि ई एफ तक 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, इनको कहाँ डाला हमने, थर्ड में लिखा हमने, और ये देखिए वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब 3 ए क्यूब। तो हमने सेकंड फोर्थ से देखा ये दोनों आंसर सेम है, तो क्या लिख दिया, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। लेंथी टाइप का होता है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना इसका, क्या बोलते हैं इसका ये कॉन्सेप्ट कि कैसे फिगर बन रहा है, कौन सा एन लेना है, कौन सा क्या लेना है, तो बहुत इजी पड़ता है ये, ठीक है। तो ऐसा इसको हम कर देंगे। तो अब देखिए क्या है 8th का ए वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट कर्ल आर की पावर एन और ये वेक्टर आर है। मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसे ये आजकल ऐसा जो है बना नहीं पाते हो एरो को, तो ऐसा दिखाने लगते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0।
बैक के हिसाब से तो टफ है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तक तो स्टूडेंट कभी 99% पहुँच ही नहीं पाते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कैसे क्या करना है इसको। तो जल्दी से देख लेते हैं इसे क्या है। हम जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। तो आर की पावर एन, वेक्टर आर की पावर एन स्केलर है, इनटू किया यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना। तो हम जानते कर्ल क्या होता है, कर्ल होता है, ध्यान दीजिएगा दो बातें, कि कर्ल जो एफ होता है वो होता है डेल क्रॉस एफ। और कैसे सॉल्व होता है ये, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के, यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पर जो एफ के साथ होता है F1, आई के लगा हुआ F1 बोलते हैं, और जे के साथ लगा हुआ F2 बोलते हैं, और के साथ लगा उसको F3। तो यहाँ क्या लगाते हैं F1, ये F2 और ये F3। तो डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर देंगे हम। तो ये आ गया इतना, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है, ये तो फिक्स है, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और ये क्या हो गया, आई के साथ लगा आर की पावर एन एक्स, आर की पावर एन वाई, आर की पावर एन जेड। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं कि जब आई को लिया हमने तो इसको छोड़ा, इसका इसमें इंटू इतना आ गया, इसका इसमें इंटू इतना आ गया। ये देखिए ये यहाँ उतार दिया, ये उतार दिया, माइनस माइनस आता जे में, इसको छोड़ा, इसका इसमें इंटू ये उतार दिया, इसका इसमें इंटू ये उतार दिया। के लिए हमने क्या किया कि के लिया, इसका इसमें इंटू ये आ गया, इसका इसमें इंटू इतना आ गया। अब क्या है कि ये जो दिया हुआ है ये जेड इसमें कांस्टेंट है, तो आर की पावर एन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आर जो होता है वो हम बता दें कि वेक्टर आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो आर होता है वो हम निकालते हैं इससे मॉड ऑफ वेक्टर आर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, आर स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब आर कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब आर के अंदर एक्स वाई जेड छुपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसका जेड को बाहर निकाला और आर की पावर एन का किया, तो एन आर की पावर एन माइनस वन और साथ में डेल आर बाई डेल वाई। ऐसे इसमें y बाहर निकल गया और इसका एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर बाई डेल जेड, इसलिए बोलता हूँ मैं थोड़ा लेंदी है थोड़ा सा। और इस तरीके से इनको कर देंगे हम इसको। अब क्या है, डेल आर बाई डेल एक्स होता है y बाई आर, डेल आर बाई डेल जेड होता है जेड बाई आर। और ये हमने वैल्यू रखी तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, दिस इक्वल टू 0। लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई हम बता दें कि जैसे आर स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया है, जब इसको एक्स रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x। ये तो 0 हो गए, तो इससे ये कैंसिल, मतलब डेल आर बाई डेल एक्स हो गया एक्स अपॉन आर। सिमिलरली यहाँ y तो यहाँ y, यहाँ z तो यहाँ z, सही ना। डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा y अपॉन आर, डेल आर बाई डेल जेड हो जाएगा z अपॉन आर। इतना हो जाएगा ये। तो हमने ये रख दिया यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो ऐसा हम इसको निकाल। अब हम 8th का बी वाला क्वेश्चन मान देखते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉची रीमान इक्वेशन एंड स्टोक्स थ्योरम। ये बस हम मान के चलते हैं कि थोड़ा इजी टाइप का है ये वाला क्वेश्चन। तो क्या करना, तो देखिए क्या है, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर और कर्व सी है और डबल डैश लगाते हो, एस मतलब सरफेस, डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन डी एस, ऐसा होता है। अब हम क्या है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कभी थ्योरी आई नहीं, तो कभी हम इसके बारे में और क्या कर सकते थे, बस सिंपल तरीके से लिख सकते हैं उस फार्मूला इसका। और इस तरीके से हम सी आर इक्वेशन का भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा देखते हैं सी आर इक्वेशन सी आर कंडीशन, ठीक है ना। सी आर कंडीशन क्या होती है कि अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी है तो पहली कंडीशन डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और दूसरी कंडीशन डेल यू बाय
डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होता है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा जो था M2 का हमने रिव्यू कर लिया है, इस टाइप से आएगा ये, ठीक है, ऐसा आएगा ये।